नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक डैम को बना रहा है और जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है उसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस यानी कि रणनीतिक प्रभाव भारत पर क्या होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोजेक्ट के स्केल और सिग्निफिकेंस को देखें तो ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा चाइना का आज तक का जो वो बना रहा है। ठीक है, अगर हम देखें उसकी लोकेशन क्या है तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से जो ये प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चाइना बना रहा है तिब्बत प्रांत पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो एक चीज़ जो आपको ध्यान देने की है वो ये है कि जो निंगची डिस्ट्रिक्ट है, निंगची प्रांत है जिस पे चाइना इसको बना रहा है डैम को, वो किस तरीके से भारत की वाटर सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है। क्योंकि यदि चाइना इस डैम को यहाँ पे बना लेता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, भारत में जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र उसका जो पानी है उसका जो फ्लो है वो प्रभावित होगा। तो इसमें हम एक बात समझ लेते हैं कि एक चीज़ होती है अपस्ट्रीम, एक होती है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब निकल रही है चाइना से, कहाँ से निकलती है वो बेसिकली मानसरोवर से, है ना। तो मानसरोवर से निकली के आसपास से निकली ब्रह्मपुत्र नदी और वो जब बह रही है ऐसे करके और वो नीचे आ रही है, तो ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया अपस्ट्रीम। ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ बहेगी तो इसको हम क्या कह देंगे, डाउन स्ट्रीम। तब आप लोग मुझे बताओ कि जो चाइना है वो अपस्ट्रीम रीजन में आएगा, मतलब चाइना में जो ब्रह्मपुत्र बह रही है उसको हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम कहेंगे, और इंडिया में जब ब्रह्मपुत्र नदी बहेगी तो उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो हम कह सकते हैं कि इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना है वो क्या है, अपस्ट्रीम कंट्री है। ठीक है, और जो इंडिया है वो क्या है, डाउन स्ट्रीम कंट्री है। ठीक है, तो जब भी कोई नदी बहती है तो इन जनरल क्या होता है, जो अपस्ट्रीम कंट्री होती है वो बेनिफिट में होती है। ठीक है, और जो डाउन स्ट्रीम कंट्री होती है उसको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। क्यों ये बेनिफिट में है, क्योंकि यदि चाइना ने क्या किया, डैम बना के इस नदी का जो पानी है उसको रोक दिया, तो जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं इनमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ड्रॉट की प्रॉब्लम हो सकती हैं। यदि चाइना ने डैम का जो पानी है उसको रिलीज़ कर दिया तो डाउन स्ट्रीम कंट्री में क्या हो सकता है, फ्लड की समस्या हो सकती है। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया के लिए बहुत टेंशन की बात भी है। ठीक है, और इसका जो स्केल है वो आप देख ही रहे हो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 167 बिलियन डॉलर की है और चाइना के निंगची प्रांत में है, ये रीजन में है, एडजेसेंट टू द अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता ही है कि किस तरीके से जो चाइना है कई बार अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कह चुका है और उसके ऊपर अपना क्लेम कर चुका है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए भी ये टेंशन की बात है। उसके अलावा जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं रिगार्डिंग कि हाउ चाइना इज स्प्रेडिंग इट्स, अपने आप को वो किस तरीके से विस्तार कर रहा है, वो भी एक चिंता की बात है। ठीक है, फिर जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो 300 बिलियन किलोवाट आवर का एनुअली पावर जनरेशन होगा। ठीक है, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो भी काफ़ी हैं, 300 मिलियन पीपल जो हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको सिर्फ एक एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है द प्रोजेक्ट ड्वार्फ्स इवन द थ्री गॉर्जेस डैम। तो एक थ्री गॉर्जेस डैम है चाइना में, वो कौन सी नदी के ऊपर है वो आपको पता होना चाहिए। चाइना में एक नदी है यांगजे। ठीक है, इस नदी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, थ्री गॉर्जेस डैम देखने को मिलता है जो अब तक का चाइना का सबसे बड़ा डैम था। लेकिन ये जो डैम बना रहा है चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ये उसको भी क्या कर देता है, डॉफ कर देता है, मतलब बौना प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और ये क्या था, अब डिमॉन्स्ट्रेट करता है चाइना के बीजिंग के कमिटमेंट को टू रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो आपको मालूम होने चाहिए कि जब भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लिख पाओ कि ये रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स क्या होंगे। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की यदि हम बात करें, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है, वाटर सिक्योरिटी थ्रेट। भारत की जल सुरक्षा को एक खतरा पैदा होता है, क्योंकि यदि चाइना ने वो डैम बना लिया तो बहुत सारे जो लोग हैं भारत में उनको पानी की समस्या हो जाएगी, स्पेसिफिकली कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और इससे ड्रॉट और फ्लड आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ बांग्लादेश में भी समस्या की बात हो जाएगी, क्योंकि ये नदी जो है अल्टीमेटली बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से होते हुए ही बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, अब इससे बॉर्डर डिस्प्यूट भी और ज़्यादा उभर के आएगा, उसकी भी हमने बात करी थी कि किस तरीके से चाइना अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को बढ़ाता चला जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। ठीक है, फिर रीजनल पावर डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, चाइना की हेजेमनी बढ़ेगी। ठीक है, हेजेमनी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं डोमिनेंस। तो यदि आपको हेजेमनी वर्ड नहीं पता है तो ये भी आपको याद रखना है। हेजेमनी का मतलब भी क्या है, डोमिनेंस ही होता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम में हेजेमनी शब्द जो है वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो चाइना के हेजेमनी यानी कि उसका प्रभुत्व बढ़ेगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सिर्फ चाइना का की नदी नहीं है, वो इंडिया बांग्लादेश में भी बह रही है। तो इस वजह से ये दोनों देश भी उस नदी पे अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यदि चाइना यूनिलिटरली कोई काम कर रहा है और डैम बना रहा है तो इससे जो दूसरे देश हैं उनके जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जब हम कहते हैं तो उसके लिए एक वर्ड होगा ट्रांस बॉर्डर रिसोर्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप नोट भी कर लो अगर अलग से चाहो तो, कि ट्रांस बॉर्डर रिसोर्स यू शुड नो, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ वर्ड यू शुड नो। ठीक है, और हेजेमनी। तो जब ये ट्रांस बॉर्डर रिसोर्स है तो इस पे बांग्लादेश जो है वो भी अधिकार रखता है। ठीक है, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, जो अच्छी चीज है जो होनी चाहिए वो है कि ट्रीटी होनी चाहिए, वाटर ट्रीटी, ताकि इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं उनसे बचा जा सके और यूनिलिटरली कोई देश इस तरीके से काम ना करे। जैसे कि अगर हम देखें जो हमारी इंडस रिवर सिस्टम है उसमें कितनी सारी नदियां आती हैं, है ना, और इंडस नदी के केस में जो इंडिया है वो अपस्ट्रीम है और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम है। सो हमने कौन सी ट्रीटी करी, इंडस वाटर ट्रीटी। एंड इवन दो हम अपस्ट्रीम कंट्री में आते हैं तो भी हमने अपने से ज़्यादा जो अधिकार है वो पाकिस्तान को दिए। ठीक है, तो इस वजह से इस ट्रीटी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है और जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद तो इस ट्रीटी को अभी होल्ड पे भी डाल दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको एक कंट्रास्ट देखने को मिलता है, इंडस वाटर ट्रीटी वर्सेस वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र, कि ब्रह्मपुत्र नदी के केस में चाइना जो है वो किस तरीके से डोमिनेंस शो कर रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी के केस में इंडिया अपस्ट्रीम होते हुए भी जो पाकिस्तान है वो कई बार हमें आंखें दिखा देता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब कोई डैम बनता है तो उसके इन्वायरमेंटल और सीस्मिक रिस्क भी होते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला जो रीजन है ये टेक्टोनिक प्लेट्स का रीजन है, जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, इधर से कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट, ऊपर से कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो हैं ये आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं, है ना। और हमें ये भी पता है कि जो हिमालय है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और उसकी हाइट भी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम इसके आसपास की विसिनिटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इससे क्या हो सकता है, जो अर्थक्वेक्स हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये हाई रिस्क सीस्मिक जोन में आता ही है। द डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अ रीजन प्रोन टू मेजर अर्थक्वेक्स विद अ पोटेंशियल फॉर कैटास्ट्रोफिक डैम फेलियर। ठीक है,
और इससे जो डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश की, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। फिर इकोलॉजिकल डिसरप्शन की यदि हम बात करें तो आपको पता ही है कि जब भी कोई डैम बनता है तो एक रिवर जो होती है उसको क्या कहते हैं, काफ़ी हद तक बांध दिया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है, रिच फ्लोरा एंड फोना है, वो प्रभावित होता है। जो फिशेज हैं उनका माइग्रेशन होता है। ठीक है। और जो सेडिमेंटेशन पैटर्न्स हैं उसमें बदलाव आते हैं। और वो बदलाव यदि होंगे तो उससे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लीगल और डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क की। तो 1996 की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया था हाइड्रोलॉजिकल डेटा की शेयरिंग से संबंधित। अब ये हाइड्रोलॉजिकल डेटा की शेयरिंग से संबंधित डेटा का मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बात को शेयर करेंगे कि किसी नदी में कितना पानी है, वाटर। ठीक है। वाटर डेटा जो है उसके अमाउंट को हम शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो रेनफॉल के जो फोरकास्ट हो सकते हैं उनको भी हम आपस में शेयर करेंगे। तो ये हाइड्रोलॉजिकल डेटा को शेयर करने की बात की गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, जो एक बहुत अच्छी बात है। इससे इंडिया और चाइना दोनों को ही बेनिफिट होगा। फिर अगर हम देखें तो 2017 में जब चाइना के साथ में हमारा डोकलाम को लेकर स्टैंड ऑफ हुआ था, डोकलाम एक टेरिटरी है कहाँ की? भूटान की है। और भूटान की इस टेरिटरी के ऊपर चाइना क्या कर रहा है? अपना क्लेम करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए थे। तो जब इंडिया और चाइना के बीच में विवाद हुआ डोकलाम को लेके, तब चाइना ने जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है इसकी शेयरिंग को क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया था। ठीक है। ये कब हुआ है? 2017 में हुआ है। फिर अगर हम बात करें 2018 की, तो डेटा शेयरिंग दोबारा से रिज्यूम हो गई थी, लेकिन अब तक हमारे बीच में कोई कॉम्प्रिहेंसिव वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है, जो एक समस्या की बात है। क्योंकि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर शेयरिंग ट्रीटी होती तो चाइना इस तरीके से यूनिलिटरली क्या नहीं कर पाता? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बना के भारत में जो नदी का पानी आना है उसको चेंज नहीं कर पाता। ठीक है। तो चाइना ने 2020 में जब बॉर्डर टेंशन चल रही थी उस समय डैम प्रोजेक्ट को बनाना अनाउंस किया। तो ये दिखाता है कि चाइना का जो पर्पज़ है वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपने लोगों को पानी, इरिगेशन और बिजली की सप्लाई देना नहीं है। इट ऑल्सो हैज़ द मतलब उसमें क्या है, उसने क्या सोच रखा है कि उसे अपनी हेजेमनी को भी स्थापित करना है। ठीक है। और उसको एक रीजनल पावर की तरह बन के उभरना है। और रीजनल पावर में भी वो केवल सॉफ्ट पावर का यूज़ नहीं कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो यूजिंग द हार्ड पावर। ठीक है। तो एक नोटेबल एब्सेंस क्या है? नो बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्न्स ट्रांस बाउंड्री वाटर राइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या कुछ होंगे? एक तो इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उसमें अगर हम बात करें तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंटरसेक्शन ऑफ वाटर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इन एशिया, कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है वो सिर्फ एक न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं है, वो जियो पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है। एक गवर्नेंस इशू है जिसकी हमने पहले भी बात करी थी कि एक इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, और वो नहीं है तो हमें क्या शो होता है कि एक गवर्नेंस गैप है। ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वाटर वॉर को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर ही जो कावेरी नदी है उसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट होता है तमिलनाडु में एंड कर्नाटका में। ठीक है। तो ये तो एक बहुत सीरियस इशू है जिसमें कोई दूसरा देश जो है हमारे यहाँ के पानी को रोक सकता है अगर कभी भी हमारा चाइना के साथ में कोई डिस्प्यूट होता है तो। ठीक है। वो हमको क्या कर सकता है? ब्लैकमेल कर सकता है। सो इट इज़ अ सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू। ठीक है। तो अगर हम इंडिया के रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या होनी चाहिए, इसके लिए आप इस एक एक्रोनिम बना सकते हो, किड। ठीक है। इस एक्रोनिम को आप यूज़ कर सकते हो कोई भी वाटर संबंधित इशू आता है तो, जो इंटरनेशनल लेवल पर है। जैसे के से क्या हो जाएगा? नॉलेज बिल्डिंग। तो नॉलेज बिल्डिंग में हमें क्या करना होगा? हमें अपनी खुद की हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग को बेहतर करना होगा। तो हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग में हम क्या देखेंगे? रेनफॉल देखेंगे। ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर देखेंगे। और क्या देखेंगे इसमें?
हम वेदर फोरकास्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इसके जरिए हमें ये पता चल जाएगा पहले से ही कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं नदी से संबंधित, ठीक है। तो एक स्टडी करेंगे हम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की भी, टू प्रिपेयर द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कि भविष्य में यदि कोई फ्लड की सिचुएशन या ड्रॉट की सिचुएशन होती है तो हम पहले से ही उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। और हम एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी बनाएंगे टू प्रोटेक्ट द डैम फेलियर्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉलेज बिल्डिंग हमारी होनी चाहिए कि हम पहले से ही रेडी हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये है प्रिवेंशन, ठीक है, कि हम पहले से ही रेडी हैं फॉर एनी डिजास्टर। तो क्या कह सकते हैं इसको, डिजास्टर रेडी। पहली बात तो प्रिवेंशन हो गया। प्रिवेंशन कैसे हो गया, मॉनिटरिंग के माध्यम से हो गया, ठीक है। फिर डिजास्टर रेडी भी हमको रहना है। इसके साथ साथ में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है। हमें खुद से भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बनाने होंगे, वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज़ को डेवलप करना होगा ताकि जो फ्लो वेरिएशंस है उसको हम क्या कर सकें, उसको काउंटर कर सकें, उसको हम झेल पाएँ, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनमें हमें इन्वेस्ट करना होगा फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब डिप्लोमेटिक लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हमें जो दूसरी डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, उनके साथ में एक अलायंस बना के उनके साथ में मिल के हमें चाइना के ऊपर प्रेशर डालना होगा कि इस तरीके से आप यूनिलेटरली जो वाटर का कोर्स है उसको नहीं बदल सकते हो, ठीक है। और हमें लेवरेज करना होगा इंटरनेशनल फोरम्स को जैसे कि यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन, ठीक है। और हमें चाइना के साथ में एक कॉम्प्रीहेंसिव वाटर ट्रीटी करनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ हो गई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो ट्रीटी विद चाइना, ठीक है। एक हो गया जो इंटरनेशनल हेल्प है वो लेंगे हम, और जो तीसरी चीज है वो हम क्या करेंगे, जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं कमिंग टुगेदर, ठीक है, वो साथ में आएंगी और चाइना पे क्या करेंगी, प्रेशर डालेंगी। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के लिए नहीं है, किसी और नदी के साथ में भी ऐसा इशू होता है। डाउन स्ट्रीम कंट्रीज को साथ में आना चाहिए और आवाज़ को उठाना चाहिए, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल बांग्लादेश को भी ये दिखाने के लिए कि जब बांग्लादेश के ऊपर चाइना कोशिश करता है अपना प्रभाव डालने का, कि देखो जो चाइना है जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट आर इट्स रियल इंटेंशंस, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की यदि हम बात करते हैं तो एक पोटेंशियल तो कॉपरेशन का है ही कि भाई वाटर क्राइसिस जो है वो इवेंचुअली फोर्स कर सकता है दोनों ही देशों को कि वो एक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट करें शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है। अब पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में जो चैलेंजेस आ सकते हैं उसके लिए हमको क्या मॉडल बनाना होगा, क्योंकि पोटेंशियल फ्यूचर चैलेंजेस कुछ हो सकते हैं। तो इंडिया को एड्रेस करना चाहिए दिस इशू को, और वो किस तरीके से इस इशू को एड्रेस करेगा, मतलब बहुत इफेक्टिवली करना चाहिए। और जिस तरीके से वो इस इशू को एड्रेस करेगा वो एक प्रेसिडेंट यानी कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा, ठीक है, मिसाल बनाएगा वो किस चीज़ की, फॉर हैंडलिंग अदर ट्रांसबाउंडरी रिसोर्सेज कन्फ्लिक्ट्स इन एन एरा ऑफ इंक्रीजिंग रिसोर्स स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक था लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है। जैसे कि जैसे ही आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सुनो तो आपको ट्रांस बॉर्डर रिसोर्स एक वर्ड क्लिक करना चाहिए। किड जो एक्रोनिम है वो आप यूज़ कर सकते हो किसके लिए, एक तो के से क्या हो गया, नॉलेज हो गया, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और डी से डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया। तो इसको आप एक एक्रोनिम की तरह यदि याद कर लेते हो तो मेंस के क्वेश्चन में आप इसको होलिस्टिकली लिख भी पाओगे, ठीक है, किसके रूप में, जो सॉल्यूशन है उसके रूप में। तो थैंक यू।